यह देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले सैन्य और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों की स्मृति के सम्मुख नतमस्तक हो जाने का भी अवसर है। उनका भी स्मरण हम सब करें, उनको भी आज नमन करें जिन्होंने निस्वार्थ सेवा के चलते हमारे देश की स्वतंत्रता पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर सैन्य, अर्धसैन्य और पुलिस बलों के जवानों के लिए 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक की पहल की है। हमारे वीर जवानों की कर्तव्य निष्ठा और पराक्रम को और देश का भी यह सम्मान है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि हमें 4 दशक तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हिस्सेदारी करने वाले समस्त शहीदों और आंदोलनकारियों को योगदान को भी याद दिलाता है। उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने, चाहे वो 1 सितंबर हो, चाहे 2 सितंबर हो, चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे वो मसूरी का गोलीकांड हो, रामपुर तिरहा का कांड हो, उन सब में अपने आप को लगाने का काम किया, खपाने का काम किया। ऐसे ऐसे नौजवान थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन में भाग लिया और जिन्होंने मां की ममता को भी ठोकर मार दी, अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए मतवालों की तरह अपनी जवानी और जिंदगानी लगा दी। उन सब का भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अमृत महोत्सव कहा है और अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रमों में भाग लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम 9 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 अगस्त तक संपन्न हो रहे हैं और पूरे देश के अंदर 60,000 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हुए। पिछले वर्ष मार्च से प्रारंभ होकर अभी तक 60,000 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और उन सब कार्यक्रमों में जहां हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, संग्राम के आंदोलनकारियों को याद किया, वहीं अपने 75 वर्ष में जो उपलब्धियां देश ने प्राप्त की हैं, जो देश के अंदर आविष्कार हुए हैं, देश ने जो तमाम विकास की और गति बढ़ाई है, उन्नति की है, प्रगति की है, उन सब का हमने स्मरण किया है और महान स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भी ये महोत्सव समर्पित किया है। इस समर्पण में अपने राष्ट्र को अभिनव और आत्मनिर्भर में रूपांतरित करने का जो जन जन का संकल्प भी इसमें समाहित किया है। इस अवसर पर फहराते तिरंगे से सुजज्जित होकर देश का एक एक घर दुनिया को ये संदेश दे रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया और हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन, एक राष्ट्र के रूप में हम लोग बहुत शीघ्र उस महत्वाकांक्षी सपने को साकार कर लेंगे जिसमें हर किसान का सम्मान होगा, जिसमें हर गरीब का कल्याण होगा, हर युवा के पास अवसर होंगे और इसलिए आज उन्होंने और हमारी मातृशक्ति का उत्थान होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने जहां लाल किले की प्राचीर से पूरे देश का संबोधन किया, उस संबोधन में उन्होंने कहा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और आज कर दिया नया जय अनुसंधान। एक नया अनुसंधान भी उसमें जुड़ गया है, यानी कि देश अब नए अनुसंधान की ओर बढ़ेगा जहां शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में सतत नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, कला की समस्त विधाओं को उचित संरक्षण हासिल होगा। वैश्विक पटल पर भारत एक मजबूत पहचान के साथ उभरेगा। अभी अभी हम लोग कोविड महामारी से जूझे थे, जिसके बारे में आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अभी उल्लेख किया कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक पहली डोज हो, दूसरी डोज हो और ये बूस्टर डोज हो, जहां पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभी 10% डोजें लगी हैं और हमारे प्रदेश के अंदर बूस्टर डोज में 20% का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। भाई बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में और जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, गौरवशाली परंपरा,
भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम उस परंपरा की ओर वापस आ रहे हैं। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है। आज उनके नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और 2014 से जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक देश के अंदर जितनी योजनाएं बनी हैं, वो सारी की सारी योजनाएं गरीब कल्याण को समर्पित है। यानी कि गरीबों को समर्पित है सारी योजनाएं। पहले के समय में जो योजनाएं बनती थी, वो योजनाएं कुछ एक व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनती थी। बड़े बड़े लोगों के हित और लाभ और हानि को देखकर योजनाएं बनती थी। 2014 के बाद जो योजनाएं बनती हैं, वो केवल और केवल गरीब के हित को ध्यान में रखकर बनती है। ऐसे अनेकों उदाहरण है हमारे सामने। हम उन योजनाओं की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने जहां से जन धन का खाता खुलवाया, जीरो बैलेंस के खाते खुले, देश के अंदर हमारी माताओं बहनों के आंख के आंसुओं को पोंछने के लिए उज्ज्वला जैसी योजना लाई गई, सबको घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई, आयुष्मान भारत योजना जिसमें हमारे 5.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक उत्तराखंड के अंदर अपना इलाज करा लिया है, और 47 लाख से ज्यादा हमारे आयुष्मान भारत के कार्ड बन चुके हैं। 900 करोड़ से भी अधिक रुपया हमारे लाभार्थियों के इलाज में खर्च हो चुका है। हर किसी को इलाज की गारंटी दी जा रही है। अभी अभी कोविड महामारी के दौरान जहां पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे बारे में ये आकलन कर रही थी कि अगर देश के अंदर ये महामारी आएगी, भारत जैसे देश के अंदर महामारी आएगी, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल होगी? हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो उस समय WHO से लेकर तमाम लोग इस तरफ चिंता कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि भारत दुनिया के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, एक नामकरण भी होता है, उस नामकरण में भी सैकड़ों लोग जुड़ जाते हैं। अनेकों हमारी संस्कृति, हमारे कस्टम, हमको कोरोना महामारी के जो नियम और रूल शुरू में आए थे, उस हिसाब से हमारे यहाँ भयावह स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन देश के अंदर एक अच्छा प्रबंधन किया गया। देश की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा प्रबंधन हुआ। उसके कारण से देश में जहां कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाया गया, वहीं हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग जो छोटा छोटा काम करते हैं, छोटी मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई तांगा चलाता है, कोई छोटी दुकान चलाता है, कोई छोटा काम करता है, उन सबका काम छूट गया, काम बंद हो गया। उन सबका घर, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उन माताओं बहनों को, उन बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा? कोई बिना भोजन के नहीं सोएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को भोजन नहीं मिलेगा और उसकी जान चली जाएगी। ये सारा का सारा विषय हमारे बहुत उसमें था, चिंतन में था। ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक यूनिट में 5 किलो अन्न देने की व्यवस्था और उसके साथ और सामान देने की व्यवस्था भारत की सरकार ने की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। इसके कारण से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों के घरों के चूल्हे नहीं बुझे, उनके चूल्हे जलते रहे। उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख ऐसे लाभार्थी जिनको इस योजना का सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम आज चर्चा करें तो उन्होंने काम नहीं किया हो। हर क्षेत्र में जहां लोग सोचते हैं, क्योंकि गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है, और उत्तराखंड के साथ उनका किस प्रकार का लगाव है, ये हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 5 सालों के अंदर 2014 से लेकर अब तक 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हो गई हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में यहीं पर हमारा केदारपुरी का पुनर्निर्माण का काम, जिसका पहला चरण पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, तीसरे चरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। 400 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं से भगवान बाबा केदार का प्रांगण नए रूप में नया आकार ले रहा है। वहीं बद्रीनाथ का हमारा मास्टर प्लान
बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है। 280 करोड़ रुपया उसके लिए जारी हो चुका है। तेजी से बाबा बद्रीनाथ का धाम भी तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोडों के माध्यम से जहां हमारे यहाँ सड़कों की व्यवस्था लगातार गति पकड़ रही है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और आने वाले समय में इस परियोजना में जो तेजी से काम चल रहा है, आने वाले समय में आप सब लोग भी यही कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल से जाएंगे। और मुझे याद है कि मैं एक बार विधानसभा में बैठा हुआ था, आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो एक गांव हमारे देवाल ब्लॉक से कुछ बच्चे देहरादून आए थे। मैं उनका हमेशा स्मरण करता हूँ, जब भी इस रेल लाइन की बात आती है तो मुझे वो बच्चे याद आ जाते हैं। तो वो बच्चे सब जगह मिलने आए थे। अब विधायक जी का क्षेत्र है हमारे गोपाल राम करता जी का। तो मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो? तो बोले हम देवाल से आए हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले यहाँ घूमने आए हुए हैं। मैंने कहा कहाँ घूमने आए हो? तो बोले हम देहरादून में ONGC देखेंगे, IMA देखेंगे, हम सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे, FRI देखेंगे, विधानसभा सचिवालय देखेंगे। मैंने कहा और क्या देखोगे? बोले और रेल देखेंगे। मैंने कहा क्यों, कभी रेल नहीं देखी? बोले कहाँ से देखेंगे वहाँ रेल? टेलीविजन पर देखिए, हम साक्षात रूप से रेल देखने आए हैं। तो उन बच्चों का भी सपना जो है साक्षात रेल का देखने का यही पास में पूरा हो जाएगा। ऐसे और भी बच्चे होंगे, जो बच्चे थे वो तो आ गए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्षेत्र के होंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व के कारण से अब वो रेल देखेंगे ही नहीं, रेल की सवारी भी करेंगे। ऐसी अनेकों योजनाओं पर काम चल रहा है। सड़कों के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहुत सारी सड़कें यहाँ से, अभी मैं भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिला था, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो हमारा यहाँ से सिवली से ग्वालियर होते हुए बागेश्वर और बागेश्वर से जलजीबी तक की सड़क 60 किलोमीटर का बीच का जो पैच है, उस पैच को पुनः दोहरीकरण, उसका डबल लेन में उसको परिवर्तित करके उसको जल्दी से जल्दी उन्होंने कहा है कि उसका जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य होगा। इस प्रकार से अनेकों योजनाओं पर काम चल रहा है। जहां देहरादून में आज जॉली ग्रांट हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने को ओर है, दूसरी ओर भी यहाँ पर हमारी गोचर की पट्टी है, उसको भी हम लोग चलाने पर विचार कर रहे हैं। अभी उड़ान सेवा में उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ हमने हेली सेवा प्रारंभ कर दी है। धीरे धीरे हम उसको और ज्यादा प्रभावी रूप से काम करेंगे। जहाँ अभी हर घर जल और हर घर नल और नल से जल, इस योजना में अभी तक 7 लाख से अधिक परिवारों को इसके कनेक्शन दिए जा चुके हैं और आगे लगातार इस पर प्रगति की जा रही है। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रुपए की उत्तराखंड अंडर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की गई है। 952 करोड़ रुपए का उत्तराखंड क्लाइमेट रेन फंड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। नमामि गंगे में 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तथा 6 STP अपग्रेडेशन किया जा रहा है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को अवरुद्ध किया गया है। ऐसे अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। जहां 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना चालू हो गई है, उसकी निविदाएं आमंत्रित की गई है। 1930 करोड़ रुपए से टेहरी झील के विकास का काम किया जा रहा है। अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यहीं पर हमारे यहाँ पर अन्य भी जो परियोजनाएं चल रही हैं, जिसको गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बीच में रोक दिया गया था, उनके लिए भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से और जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध किया है कि उन सभी योजनाओं को हमारे यहाँ पर जो अलकनंदा पर और इसके आसपास की नदियों पर, गंगा और उसकी सहायक नदियों पर सभी परियोजनाओं को जो बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका हुआ था और उसमें से 10 योजनाओं को अभी स्वीकृति प्रदान हुई है, उन सभी योजनाओं को चलाया जाए, विशेष अनुदान दिया जाए। मैंने इसका अनुरोध किया है। पिछले दिनों मैं भारत सरकार की जो
हमारी सबसे प्रमुख थिंक टैंक जो हमारा जो नीति आयोग होता है, उस नीति आयोग में गया था। उस नीति आयोग में भी मैंने वहाँ अनुरोध किया है कि पूरे देश के लिए जहाँ योजनाएं बनती हैं उसमें हमारे जो हिमालयन राज्य है, हमारा पर्वतीय राज्य है, उस राज्य के लिए अलग से योजनाएं बननी चाहिए जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, जहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी हमारी अवस्थापना सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं। और मुझे तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वह बात बार बार याद आती है जो उन्होंने बाबा केदार के प्रांगण से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले। उन्होंने कहा कि आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके वो शब्द निकले और इस वर्ष 4 धाम यात्रा में अभी तक पंजीकृत 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। 30 लाख श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं जो पंजीकृत हैं। पंजीकृत के अलावा अगर जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो संख्या काफी आगे हो जाएगी। अभी यात्रा पूरी चलनी है हमारी, अगस्त में चलेगी, सितंबर में और तेज चलेगी, अक्टूबर में चलेगी, नवंबर तक यात्रा चलेगी। इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में इस बार कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री यहाँ से जल लेकर अपने स्थानों पर जा चुके हैं। इसी प्रकार से हमारा जो इस पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के लिए जहाँ हमने भारत सरकार ने हमको भारतमाला दिया, ऑल वेदर सड़कें दी, अब आने वाले समय में पर्वतमाला भी बहुत प्रभावी रूप से काम करने वाला है। जहाँ केदारनाथ जैसे स्थानों के लिए केबल कार से हम यात्रा पूरी कर पाएंगे, अपने दर्शन कर पाएंगे, वहीं हेमकुंड साहब के दर्शन भी अब रोपवे के माध्यम से हो पाएंगे। ऐसे अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है। टनल पार्किंग, केवीटी पार्किंग, इसकी हमने शुरुआत की है। अभी हम लोगों ने अपने मंत्रिमंडल में एक फैसला लिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर अब टनल और केवीटी के माध्यम से पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। उस दिशा में भी हम आगे काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार के सहयोग से मुक्तेश्वर में एक डॉपलर रडार प्रारंभ कर दिया गया है। सोकंडा लेंस जोन में भी डॉपलर रडार की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर देहरादून में स्थापित किया गया है। ड्रोन के माध्यम से आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी औषधियों को ले जाने के लिए, दवाइयों को मेडिकल के क्षेत्र में, उपचार के क्षेत्र में बहुत सारी जगह पर, और जहाँ पर आपदाएं आती हैं वहाँ पर जहाँ पर मनुष्य का जाना सीधे सीधे नहीं हो पाता है, वहाँ पर भी हम ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत सारी सहायताएं कर सकते हैं। यहाँ उत्तराखंड के अंदर पहला ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री भी हमने यहाँ रुड़की में उसको प्रारंभ कर दिया, उसका उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए आप सबके आशीर्वाद से समर्पित भाव से जुटी हुई है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। हमारे अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि सभी लोग जन समस्याओं को सुनें और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाएं। कहीं पर भी जो है किसी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। सरकार आपकी सरकार है, सरकार आपकी सहयोगी है, सरकार आपकी साझेदार है, और इस साझेदारी के रूप में हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसको लेकर बहुत सारे काम, जहां हम अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसपोर्ट एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते हमारी कार्य संस्कृति में गुणात्मक रूप से लगातार सुधार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 1064 पर शिकायत करके भ्रष्टाचार को समाप्त करने में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके बारे में बहुत बातें उठी हैं। अभी तक 17 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने कहा है कि जब तक उसमें हम बिल्कुल अंतिम जो व्यक्ति होगा जिसने इसमें भ्रष्टाचार में अपना उसका सम्मिलित होगा, जो भी भ्रष्टाचार में इसमें मिला होगा, उसको किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारे नौजवानों से, युवाओं से, उत्तराखंड की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है।
इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया कि कहीं हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो इसमें भाग लेने वाले हैं, उनको किसी प्रकार से परेशानी न हो, ना ही उनकी परीक्षाएं विलंब से हो, ना ही उनको नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़े। उसके लिए हमको जो भी व्यवस्था करनी होगी हम वो व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन छात्रों और छात्राओं का, परीक्षार्थियों का, हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने देंगे। लोग सोच रहे थे कि पहले गवर्नमेंट ही हो रही, लेकिन हमने शुरू किया। 1 गिरफ्तार हुए, 2 गिरफ्तार हुए, 3 गिरफ्तार हुए और आज 17 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। कोई छूटने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई छूटने वाला नहीं है। इस पर कोई किसी की पहुंच की काम नहीं करने वाली है। किसी की कोई भी दूर दूर तक जितनी भी पकड़ होगी वो पकड़ काट दी जाएगी, कहीं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हमने तय किया है भाइयों बहनों। 1064 ये नंबर हमने इसलिए जारी किया था कि बहुत सारी जगह पर शिकायत आती है कि नक्शा पास करना है, बिजली का बिल ठीक करना है, 143 होना है, ऐसे अनेकों कार्य, कोई सर्टिफिकेट बनना है, कोई एफिडेविट बनना है। ऐसे में भी जो है जगह जगह लोगों ने रिश्वत लेने का और देने का जो चलन बनाया हुआ था वो चलन हम बंद करना चाहते हैं और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि पिछले दिनों मैंने इसकी स्वयं समीक्षा करी और इस समीक्षा में मैंने कहा है विजिलेंस हमारा, उसके ढांचे को भी हम मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का भी मैंने प्रावधान किया है। हमने, हमारी सरकार ने 2 करोड़ का अतिरिक्त बजट उसके लिए प्रावधानित किया है। साथ में जो लोग पकड़ाने के लिए अपना पैसा देते थे, कोई 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, उसको लेने के लिए, वापस लेने के लिए कई साल लग जाते थे। 15-15 साल तक जो अपना पैसा दे रहे हैं वो पैसा ही वापस नहीं मिलता था। हमने तय किया है कि आप जो भी भ्रष्टाचार में अपना भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपना सहयोग करेगा, विजिलेंस का सहयोग करेगा, सरकार का सहयोग करेगा, उसके लिए जो है 15 दिन के अंदर उसका पैसा हम वापस करेंगे। 15 दिन में उनका पैसा वापस हो जाएगा, उनको अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमने अपने वादे के अनुसार सरकार में आते ही पहले दिन हमने तय किया था कि उत्तराखंड के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का हम कानून बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने तय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करेंगे। इसके लिए हमने सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हमने कमेटी बना दी है। ये कमेटी काम कर रही है, उसकी 3 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं और जल्दी ही वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे और उत्तराखंड के अंदर हम इसको लागू करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जहाँ हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, ये गंगा का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये हमारा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी विशेष पंथ का हो, सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ गया है। जल्दी ही जो है वो ड्राफ्ट हमारा तैयार होगा, सरकार हम उस तरफ लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमने विधवा अवस्था, वृद्धावस्था, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया है। पहले पति और पत्नी दोनों में से परिवार में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ एक को मिलता था। अब हमने यह भी व्यवस्था कर दी है कि अब ये पेंशन का लाभ पति और पत्नी दोनों को ही, जो वृद्धावस्था में आ जाएंगे, दोनों को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हमने चुनाव से पहले आप सबके बीच में आए थे, आप सबसे ये हमने अनुरोध किया था कि आपका समर्थन मिलेगा, आपका मत मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम 1 साल के अंदर जो हमारे गरीब परिवार हैं उनके लिए 3 सिलेंडर मुफ्त में भरवाने की व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज इस भराड़ीसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया है, शासनादेश कर दिया है। जल्दी ही ये योजना भी हम लागू करने वाले हैं। 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों के भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को विस्तार की हमारी योजना है। कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों का, शिक्षा मित्रों का, अतिथि शिक्षकों का, सभी का चार्ज कितना रहेगा? हाँ, सभी का मानदेय बढ़ा है।
और कोरोना महामारी में हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास अच्छे फोन नहीं थे, टैबलेट की व्यवस्था नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, वो बच्चे अध्ययन से दूर जा रहे थे, उनको वो सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही थी ऑनलाइन का। हमारी सरकार ने सभी बच्चों को 10वीं के 12वीं के महाविद्यालयों के पढ़ने वाले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी को टैबलेट देने की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हमने पैसा भेजना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने हमारे शहीद हुए हैं, उत्तराखंड जहाँ वीर भूमि है, देवभूमि है, उन सभी की स्मृति में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम की संज्ञा दी, देहरादून के बुनियाल गांव में एक भव्य सैनिक शहीद सैन्य धाम बनाया जा रहा है। उसका निर्माण कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिक है, उनको दे एक मुश्त जो अनुदान की राशि थी उसमें भी हमने अभी वृद्धि की है, उसका भी निर्णय लिया है। स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं में वेतन की पेंशन में भी वृद्धि की है। उत्तराखंड सरकार ने अभी हम लोग कुछ और भी निर्णय लेने वाले हैं। शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जन सहभागिता के आधार पर चलने वाली सरकार है। हमारा विकल्प रही संकल्प है, और विकल्प रही संकल्प जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी की 75 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेकों कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए। अभी मैं पिछले दिनों यहीं मलारी गाँव में आया था, और वहाँ पर मलारी गांव में सैनिकों के बीच में, हमारे प्रशासन के लोगों के बीच में, आईटीबीपी, बीआरओ, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बड़ा उत्साह मैंने देखा। भाइयों बहनों, मैं एक अनुरोध आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग विकल्प रहित संकल्प को लेकर 2025 जब हमारे राज्य की स्थापना का 25वां वर्ष होगा, 25वां स्थापना दिवस होगा, उस स्थापना दिवस तक हम हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थिति में हों, और हम कहें कि हम हिंदुस्तान के आदर्श राज्य हैं, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों